हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं राजस्व गांव की मीटिंग में। 17 एकड़ में है आज मीटिंग। तो इसमें आज राजस्व गांव के मुद्दों में बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, तो मैं आपको साझा करूंगा। तो हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब राजस्व गांव की मीटिंग में 17 एकड़, और यह हमारे नियमा बुआ ने गेट खोल दिया है और निकल रहे हैं। फिर दिखाते हैं आगे की अपडेट। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी राजस्व गांव की मुहिम चाय पे चर्चा पर 17 एकड़ में। तो अभी सभी लोग आ गए हैं, कुछ लोग अभी आने बाकी हैं। तो आगे की अपडेट यूँ ही देता रहूँगा। 17 एकड़ में सभी लोग अपने गाँव अपने अधिकार के लिए तो हम लोगों ने चर्चा जो हमारी थी उसका मुख्य जो केंद्र है वो है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो हम राजस्व ग्राम का जो हमने दावा प्रस्तुत किया, उस दावे की स्वीकृति भी हो गई। स्वीकृति 19 जून 2024 को हो गई। होता तो ये है कि अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अनुसार कि अगर जिला स्तरीय समिति से उसकी स्वीकृति हो जाती है तो वो फाइनल डिसीजन होता है और उसके बाद हम उसके दावेदार माने जाते हैं और हमारे को उसके अधिकार फिर सरकार को देने होते हैं कि राजस्व ग्राम घोषित कर दें और हमें हमारा मालिकाना हक जो है उसकी प्रक्रिया आगे चलाई जाए। लेकिन हमारे को 2 साल से ऊपर का समय बीत गया है और अभी तक उस दावे की स्वीकृति के बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि वो शासन को जब भेजा गया तो शासन से भी ये कह के वापस आ गया वो फाइल कि इसमें तो अंतिम निर्णय जिलाधिकारी को लेना होता है। डीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं डीएलसी के, उन्होंने निर्णय करना होता है, वही करेंगे। और वो तब से फाइल उनके यहाँ पड़ी हुई है और उन्होंने भी एक बार उसको दोबारा परीक्षण के लिए कि इसमें जो दूसरे नंबर पे जो कमेटी होती है, एसडीएम स्तर की जो कमेटी होती है उपखंड स्तरीय समिति, उसको दोबारा परीक्षण के लिए उन्होंने भेजा और वो 3 पॉइंट ऐसे बताए उसमें जो कि हमारे उसी फाइल में। पहला तो उनका पॉइंट था कि इसमें जो 11,703 परिवार बिंदुकत्ता में जब हमने सर्वे किया, जब हमने दावा भरा, 3,470 हेक्टेयर जमीन पर 11,703 परिवार, जिसमें आपके हमारे सभी के परिवार शामिल हैं, वो हमने उनकी लिस्ट जो कानून के आधार पर जो उसके कानून के नियमानुसार जो लिस्ट देनी थी, लिस्ट में ये देना होता है कि जो बालिग सदस्य हैं परिवार के 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनकी संख्या देनी होती है, उनकी संख्या और कितने परिवार, वो हमने सारा फुलफिल किया था। लेकिन उस पर पता नहीं उन लोगों ने नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं दिया क्या। एक नंबर पॉइंट उनका ये था कि 11,700 परिवार तो लिखे हैं लेकिन उनकी इंडिविजुअल एक परिवार की लिस्ट हमारे को नहीं दी है। बाद में जब हम उसके लिए उपखंड स्तरीय समिति की जब बैठक हुई तो हमारे ग्राम स्तरीय समिति को भी उसमें बुलाया गया। हम लोगों ने वहाँ पर इसका ऑब्जेक्शन किया और हमने उन्हें दिखाया कि हाँ इसमें ये लिस्ट लगी है, तो उन्होंने उसको मान लिया कि चलो इसको मान लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक जो पॉइंट और रेज किया था वो ये था कि हमने जब पूरा सामूहिक दावा किया है, जितने भी लोग हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 4 एकड़ है। तो हमने अभी इंडिविजुअल दावा नहीं किया है उसमें। कानून ये कहता है जो उसका 3(1) जो है धारा उसकी, उसमें ये होता है कि जब पूरा सामूहिक दावा भरा जाता है तो उसमें व्यक्तिगत एक आदमी की जमीन खोलने का या उसको अलग से अपना दावा भरने की आवश्यकता नहीं है। वो बात की बात है, वो तब होता है जब आदमी अपने व्यक्तिगत अधिकार के लिए करता है। राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये लिखा था कि इंडिविजुअल लोगों ने अपने हिसाब से नहीं लगाए या व्यक्तिगत दावे नहीं भरे हैं, तो व्यक्तिगत दावे की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात भी हमने अपनी रखी है। तीसरा उनका एक पॉइंट और था उसमें कि जातिवार गणना उसमें नहीं मिल गई है। जातिवार जैसे जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है वो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन आश्रितों के लिए है।
तो अनुसूचित जनजाति में तो शेड्यूल ट्राइब आ गए, जो एसटी होते हैं हमारे यहाँ, जैसे भूटिया समुदाय है या राजी समुदाय या बनरौत कहते हैं जिनको, ये तो ऑलरेडी उनके लिए नियम है कि 13 दिसंबर 2005 से एक दिन भी अगर पहले वो किसी वन भूमि पर अगर अपना दावा करता है वहां पर होने का, तो उसको ये 75 साल का 3 पीढ़ी का इस तरह का कोई रिकॉर्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाला जो कैटेगरी है अन्य परंपरागत वनवासी, जिसको OTFD कहते हैं, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो उसमें हम सभी लोग सभी फिर बाकी इसमें SC भी आ जाते हैं, उसमें OBC भी आ जाते हैं, जनरल भी आते हैं, वो सारे जितने लोग हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमने जब दावा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई आरक्षण कहीं पर होता है, चाहे वो नौकरी में हो या कहीं किसी सरकारी सुविधा को लेने के लिए अगर कहीं पर आरक्षण होता है, तो जिस कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है उसी से प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर कहीं SC को कोई आरक्षण मिलना है तो वो अपना SC का प्रमाण पत्र देगा, किसी ST को मिलना है तो SC का लगाएगा। लेकिन जनरल वाले के लिए आपने कभी सुना है कि जनरल को सामान्य जाति का कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है? सामान्य जाति का, जब सामान्य जाति उसने लिख दी तो उसको जब आरक्षण मांग ही नहीं रहा है वो, तो उसको कोई कुछ साक्ष्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा क्या था कि जब हम अन्य परंपरागत वनवासी, वन आश्रित निवासी जब हम लिख रहे हैं उसको, तो उसमें हमें अलग से हमारे को कोई साक्ष्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात हमने उनको जब हमारी जब उसमें ये उपखंड स्तरीय बैठक में ये बात हमने उनको रखी, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको पॉइंट ये लिख देते हैं, हम इस रिपोर्ट को ऊपर भेज देंगे। तब से अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाकी सुनने में आपने भी देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया सबके पास है, सबके पास इंटरनेट उपलब्ध है, सबके पास सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में आप तरह तरह का बिंदु खत्ता का कहीं पे कोई नाम आए तो वो खबर देखते ही है लोग कि क्या चल रहा है, कि जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, CM साहब क्या कह रहे हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए आदमी उस खबर को सुनता है तो वो जानकारियां लगभग सभी को है। अब बीच में एक बात आई कि ये जो इस अधिनियम के तहत जो है हम उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा है कि उसमें दूसरे रास्ते से इसको हम राजस्व ग्राम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बात आई। दूसरा रास्ता क्या था? निर्वनीकरण का, डिफॉरेस्टेशन वाला रास्ता था। ये पहले भी हमको कहा जाता रहा है, जब तक हम लोग पहले भी जब सुनते थे आज से 15 साल 20 साल पहले की सरकार इसको पहले निर्वनीकरण करेगी, या फिर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, जो रिजर्व फॉरेस्ट इसको कहा जाता है, इसको डी रिजर्व करेगी, अनारक्षित करेगी, उसके बाद ही हो पाएगा। इस तरह की बातें जब हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो अभी हमारा ये बात कर रहे हैं, जो ये चर्चाओं में हम लोगों के साथ जो बार बार हम 70 जब से वकील साहब ने बताया कि हम 70 के आसपास चाय की चर्चाएं कर चुके हैं। चाय की चर्चाओं में या इस तरह की जो छोटी छोटी गोष्ठियां हम लोग करते हैं, उसमें कोई अलग से कोई हम ऐसा वो नहीं कहते कि हम कोई मुर्दाबाद करना है किसी का, या किसी को हमने कोई ट्रेन रोकनी है, सड़क जाम करनी है, हम ये वाली बात नहीं करते। हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपने हकों की बात करते हैं, और बात वही करते हैं कि हमें अपने अधिकारियों के लिए अब समय आ गया है कि हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद जानकारी लेनी पड़ेगी। हमें बहुत ज्यादा केवल राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से, या फिर जो किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं लोग, उनके बहकावे में ना आकर के हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, स्वयं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? शुरुआत हमेशा कुछ 2 4 6 10 लोग करते हैं, शुरुआत हुई, उसका कुछ असर दिखा, उस पर कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और अधिक लोगों को जानकारी हुई। और होते जब समाज में जब पूरा समाज जागरूक होता है, तो वो अपने सवाल किसी से भी, कल कोई आपके पास अगर चुनाव तो आएंगे, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे, हम लोग क्या अपने मुद्दों पर इन लोगों से जो हमसे वोट मांगने आते हैं क्या सवाल पूछ पाते हैं? हम लोग अपने मुद्दे पे क्या इनके बातों पर काउंटर कर पाते हैं? उन्होंने कह दिया, आज तक हम यही सुनते आए कि बिंदु खत्ता का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, यही तो सुनते थे हम। हमने उस बात को पिछले 4 सालों में एक बड़ा काम ये किया है कि आज हम एक आदमी से कहते हैं कि अगर कोई आदमी आपको इस तरह की बात करता है, तो आप हमारे पूरी समिति से, संगठन से कोई भी 2 आदमी आप बुला लीजिए, वो उनको समझा देगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप बताओ कौन सा केस नंबर क्या है, क्या फाइल कहाँ लगी है, और कैसे वहाँ पर उसको क्या मामला है, क्यों कोर्ट में है मामला।
क्या था, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उनका भी कहने के लिए ठीक होता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बड़ा मामला है, हम इसको उस तरीके से करेंगे। हम भी हाथ जोड़ के वोट डाल आते थे कि यार ये तो मामला बड़ा है, हमारे स्तर से होगा। लेकिन जब इनको लगा कि ये सामान्य लोग हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम जितने भी लोग आप देख रहे होंगे सब पूर्व सैनिक हैं। मेरे पिताजी खुद आर्मी से सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट रिटायर हुए, मैं खुद एक सैनिक पुत्र हूँ। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन क्या होता है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हमारे अंदर हमें ये लगा कि हमें अपने लिए कुछ करना होगा। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए साथ में। सभी इतने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम कोई राजनीति करने के लिए या उस काम के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है, जो हम जिस बात पर हम आज सरकार से, अधिकारियों से आज हम उनका काउंटर कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं कि ये नहीं, ये होता है। वन विभाग को आज हम उसके सामने बैठ करके चैलेंज करते हैं कि आप साबित कर दो कि ये जमीन आपकी है। हम यहाँ तक इस मुद्दे को लेकर के आ गए हैं, आज हम वन विभाग को चैलेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कानून बना है, देश का कानून, संविधान हमारे लिए होता है, जनता के लिए होता है। हालांकि वो बातें आजकल कागजी रह गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी बात को ठोस तरीके से रखें, उसका अगर हम ज्ञान रखें थोड़ा बहुत, तो कोई भी उसको नहीं हिला सकता। तो अभी क्या हो रहा है, पीछे मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, अब आगे की बात करते हैं। जो अब आगे सरकार क्या करने वाली है, क्या इनकी मंशा है, क्या इनके बयान आ रहे हैं और क्या हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी तो देखिए, हम आश्वस्त हैं और सबको आश्वस्त कराते हैं कि हमारा राजस्व ग्राम का दावा वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियमानुसार 19 जून 2024 को स्वीकृत हो चुका है। हम उस दिन से अतिक्रमणकारी की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, हम दावेदार हैं। दावेदार वो होता है जिसका दावा स्वीकृत हो गया, मतलब ये जमीन हमारी है और हमारा इस पे हक बनता। आज नहीं तो कल, भले 10 साल लगा दें, ये इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संसद से पारित कानून के प्रावधानों के अनुसार हमने अपना दावा सिद्ध किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम 4 से लोग उठे और अपनी दादागिरी से कोई काम किया, ऐसा नहीं है। ये भले ही समझने में समय लगाए, ये राजनीति कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोगों ने ऋषिकेश के बाबूग्राम वाला मामला सुना है? ऋषिकेश का बाबूग्राम वाला मामला दिसंबर या जनवरी में, अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले, वहां पर एक खबर आई कि ऐसे ऐसे वहां पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, जिन लोगों के मकान है वो केवल मकान को छोड़ करके, अगर उनके कोई क्यारी बाड़ी भी है, सब्जी के आंगन भी है, तो वो भी वन विभाग वाले नाप रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वन विभाग वो जमीन अपने कब्जे में ले। कितना समय हुआ है? 6 या 7 महीने। अब आज आप उस बात को देख लीजिए, वहां भी लोगों को उबाल आया। वहां तो क्या घनी आबादी है, शहरी क्षेत्र है, वो नगर निगम में आता है वो क्षेत्र, वो जरा सा एरिया में करीब 50,000 की आबादी है। वो जब 50,000 की आबादी सड़कों पर आई एक दिन, तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर प्रेशर आया, तो इन्होंने उनको भी झुंझुना दिया कि हम कर रहे हैं आपके लिए और हम इसके लिए कोई ठोस नीति बनाएंगे, आपका हम जैसे भी करेंगे। जबकि बाबूग्राम वाली जमीन और बिंदु गत्ता की जमीन के स्टेटस में धरती आसमान का फर्क है। बाबूग्राम वाली जमीन, अभी मैं बाहर सुन रहा था जब आ रहा था, कुछ लोग आप लोग बात कर रहे थे ना, ये टीएल सिंह जी के प्लाट वाली बात की, ये लीज पे है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कब्जे वाला है, क्या करके इसकी भी जानकारी निकालेंगे। जब साथ में चलेंगे, आज अगर कोई बात निकलेगी, कोई मुद्दा अगर निकलेगा, हमारे बीच से तो बात निकल के आएगी, बात निकलेगी, उसकी खोजबीन होगी। और हम जब इतनी सारी चीजें जब निकाल के लेके आए हैं, हमने दावा सिद्ध किया है, तो हम इसको भी निकाल के लेके आएंगे। ये तभी होगा जब हम इसके पीछे लगेंगे। बाबूग्राम वाला मामला, वो लीज पे जमीन थी, कोई गांधी जी की शिष्या, कोई क्या मीरा बहन या क्या मीरा बहन थी, उनको उसके लिए उनको लीज पे जमीन मिली हुई थी। बाद में फिर उनके केयरटेकर जो भी रहे होंगे, थोड़े थोड़े करके उन्होंने लोग बसाए, बसते बसते उन्होंने किसी ने बेचा होगा, फिर अगले को बेचा, जो भी किया वो उसमें आबादी ज्यादा हो गई। तो उसको आज 6 महीने उस प्रकरण को हो रहे हैं ऋषिकेश वाले को। कल का एक सीएम साहब का एक बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको हमारे बिंदु गत्ता के लोग, हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, हमारे यही के बिंदु गत्ता के निवासी हैं, वो उसको बड़ा बढ़ चढ़ के उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसमें शेयर कर रहे हैं कि देखो सीएम साहब ने बिंदु गत्ता की भी बात कही है। उन्होंने बात कही है वहां पर कि हम जो है इसके लिए कोई इंटीग्रेटेड फार्मूला निकाल रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक साथ निकाल जोड़ करके हम कोई ऐसा फार्मूला बना रहे हैं जिसमें ऋषिकेश का बाबूग्राम भी आ जाए, बिंदु गत्ता भी कवर हो जाए
उनके इलाके का बग्गा चौवन भी शामिल हो जाए, और रामनगर के जो कुचड़ी वाले गांव हैं, कुचड़ी वगैरह कुछ गांव में इन्होंने अभी वन विभाग ने वहां पर उनको हटाया है, एविक्शन किए हैं, वहां पर उनको बेदखल किया है, ये सारे आ जाएंगे। हमारा पहली बात तो यह है कि आज हम ये सवाल पूछने की स्थिति में हैं कि क्या इस सरकार को, जब हम पीछे की बात ही नहीं करते ज्यादा पीछे, जब से वनाधिकार समिति काम कर रही है, जब ये 2022 के इलेक्शन के बाद 3-4 सालों से जब से हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे इसमें चलते चलते जब स्वीकृति भी होगी, सब कुछ हो गया, तब तक ऋषिकेश नाम में बाबूग्राम नाम की कोई चीज नहीं थी। आज से 6 महीने पहले वो प्रकरण आता है, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें कब डेट लगेगी, कब क्या फैसला आएगा, किसी को नहीं मालूम है अभी। अब हमको ये झुंझुना दिया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं उसमें क्या डिसीजन आना है, वो डिसीजन आएगा, फिर हम उसके बाद ही इसमें ये करेंगे। क्या सरकार को आज से पहले सपना हो रहा था कि हम जो है, जब ऋषिकेश वाला मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो तब हम सबको मिला के इकट्ठा करेंगे? ये कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करने वाली बात है, और इच्छा शक्ति की कमी है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा गांव अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हमारे जैसे राजस्व ग्राम में बदले हैं। 2,38,00,000 एकड़, हमारी तो बिंदु खत्ता खाली 10,000 एकड़ है, 3,470 हेक्टेयर है, मोटामोटी 10,000 एकड़ बैठता है। लेकिन पूरे देश में 2,38,00,000 एकड़ जमीन जो है लोगों को उनका मालिकाना हक दे दिया है, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में उसकी प्रगति 0 है। तो हमारा प्रयास यही है, हम आज भी आश्वस्त हैं कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। हमने इसके लिए पीछे 2-3 आयोजन भी किए, आप लोगों को जानकारी हुई होगी, कुछ लोग आए भी होंगे शायद। उसमें हमने 4, 5 और 6 तारीख मई में एक कार्यक्रम रखा था, हाँ, जड़ सेक्टर पे। उसका उद्देश्य ये था कि जैसे सभी राजस्व ग्रामों में सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सरकार जारी है, सभी विभागों के लोग जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, गांव में कैंप लगा रहे हैं, और सरकार खुद जन जन के द्वार जाकर के उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। बिंदु खट्टा राजस्व ग्राम होता तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कैंप लगते, नहीं भी होता। उसमें एक चीज और है, अब कानून के आधार पर जब हम राजस्व ग्राम की जब उसकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है, तो उसमें हमारे पास जनजाति निदेशालय का एक पत्र है, वन अधिकार अधिनियम 2006 ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र को या व्यक्ति को अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा अगर उसको दावे की स्वीकृति हो जाती है, अगर वो दावेदार सिद्ध हो जाता है, तो सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का वो पात्र हो जाता है उसे लेने का। उस आधार पर अगर सरकार सीरियस होती है और ये जनता के हितों की अगर जो बात करते हैं, ये वाकई में अगर ईमानदारी से उसका निर्वहन करते, तो हमारे यहाँ पर पंचायत चुनाव भी हो सकते थे। जन कल्याणकारी योजनाओं में पंचायती राज व्यवस्था भी आती है। पंचायती राज व्यवस्था अगर यहाँ आती, पंचायत चुनाव होते, तो बिंदु खत्ता में मोटामोटी जो हमने एक सर्वे के बाद जब गांव का जो अलग अलग उसको डिमार्केशन किया, 32 ग्राम सभाएं यहाँ बनती है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। 32 गाँव में 32 ग्राम प्रधान होते हैं, 20-25 कम से कम बीडीसी मेंबर होते हैं, कम से कम एक जिला पंचायत सदस्य होता, ज्यादा प्रतिनिधित्व तो होता गांव से। यहाँ से किसी भी छोटी मोटी समस्या के लिए हल्दूचौड़ नहीं जाना पड़ता हमें विधायक जी के पास, या फिर लावाचौड़ नहीं जाना पड़ता सांसद महोदय के पास। हमारी विडम्बना आप देखिए, अगर तहसील में किसी व्यक्ति को काम होता है, अगर पटवारी से काम होता है, तो उसको पहले हल्दूचौड़ जाना है, फिर वो वहाँ से फोन करा करके फिर वापस वो लालवा आएगा। उसके लिए परिपाटी बन चुकी है, और ये हम खुल के कह रहे हैं कि ये लोग नहीं ऐसा होने देना चाहते कि ये हमारे से अलग हटके कहीं और जाएं। एक मानसिकता है ना, वो दास प्रथा जो है, वो दास प्रथा, दास स्लेव बना के रखना है कि ये पहले हमारे पास ही आए। जब हमारा अपना जनप्रतिनिधि होगा, छोटे मोटे कामों के लिए सिर्फ 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए के बजट आ रहे हैं। सीसी रोड का कोई बजट आ रहा है, वो 50 मीटर रोड के लिए 150 आदमियों को बुला करके जो है वहाँ पर उसका उद्घाटन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा भव्य लेके आ जा रहा है, और हम लोग भी ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बिल्कुल, वो भिखारियों की नहीं होती, अपना कटोरा लेकर के कहीं कुछ बढ़ रहा होता है तो वहाँ सब पहुँच जाते हैं, वैसे हम लोग भी भाग करके दौड़ लगा रहे हैं। तो क्या होगा अगर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी, अगर हमारे यहाँ अपने ग्राम प्रधान होंगे, तो फिर क्यों जाएगा आदमी इनके पास? तो ये इन व्यवस्थाओं को नहीं चाहते कि ये यहाँ जल्दी से लागू हो और इन लोगों को भी इनके अधिकार मिले। तो इसके लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे,
एकजुट कैसे होंगे? हम आज भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, और हमारे पास कोई भी ऐसा हमने आज तक ना अभी किया है ना आगे हमारी कोई ऐसी योजना है कि हमने कोई रेल रोकनी है या कोई सड़क जाम करना या मुर्दाबाद के नारे लगाने करना, ये हमारा काम नहीं है। हम कानूनी रूप से जब भारत के संविधान के अनुरूप अगर हम उसकी संसद से पारित कानून के हिसाब से चल रहे हैं और उस कानून पे अगर हम विश्वास करके चलेंगे, हम देश भर के इतने सारे, ये बात हम केवल हवा में नहीं कह रहे कि इतने लोगों में हो गया या खाली हमारे को कोई कागज मिल गया। समय समय पर हम हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारे शिष्टमंडल अलग अलग देश के उन लोगों से मिला है। महाराष्ट्र में एक गांव है, एक जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में एक गांव है मेंढालेखा। मेंढालेखा गांव अभी तक का जो राजस्व ग्राम हुआ है वन विभाग वन भूमि से, वो सबसे बड़ा गांव हुआ है। यहाँ हमारे को ये तर्क देते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ये नहीं हो सकता। छोटा गांव होता, रामनगर के 3 गांव और हरिद्वार के 3 गांव 2024 में हुए थे, तो उसका उदाहरण देते हैं तो ये कहते हैं कि वो तो छोटे छोटे टोंगिया गांव थे, 100-200 परिवार वाले गांव थे, ये तो 11,000 परिवार वाला गांव है, ये बड़ा गांव है। ये कोई तर्क नहीं होता। जब नियम होता है, नियम 2 गुणा 2 भी 4 होगा, 2 लाख को गुणा 2 करोगे तो वो 4 लाख होगा। फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना। जब उस फॉर्मूले पे हम अपने को दावेदारी सिद्ध कर चुके तो फिर ये कोई तर्क नहीं होता। तो महाराष्ट्र में जो गांव है वो भी करीब करीब 1900 हेक्टेयर का गांव है। उन लोगों ने क्या किया है, अभी लेटेस्ट हमारे समिति के सचिव भुवन भट्ट हैं, वो पुणे में, नागपुर में एक सम्मेलन था, पूरे देश भर के जितने भी वनाधिकार अधिनियम पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन लोगों का एक सम्मेलन था। अलग अलग राज्यों के लोग उसमें आए हुए थे, तो एक दूसरे से अपने अपने अनुभव बांटते हैं, लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। तो वहां पता लगा, अब क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमसे कई बार हमारे ऊपर जो सवाल उठाते हैं, सवाल उठाने वाले लोग कौन है? हमारे बीच के लोग, हमारे इसी बिंदुकर्ता के लोग जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए अपना बिंदुकर्ता या अपने लोगों की महत्व इतनी नहीं है जितना उनको पार्टी के प्रति उनका समर्पण है, या वो पार्टी के लिए जितना समर्पित भाव से उल्टा हमारे से सवाल पूछते हैं कि ये लोग जो है ये क्या अधिकारियों से ज्यादा जानते हैं? हमारे ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी की जाती है कि अधिकारी जो आईएएस बैठे हुए वहां क्या ये उनसे ज्यादा जानते हैं। हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई आईएएस अगर वहां बैठा है, अगर पर्टिकुलर एक, हमारा तो ये एक मुद्दा है, हमने जी जान से रात दिन एक करके उसी पे हमने एक एक पेज एक एक लाइन हमने खंगाल रखी है। जो आईएएस बैठा हुआ है, जो डीएम है या और भी कोई जो अधिकारी हैं, उनके पास हमारे जैसे हजारों मामले हैं, और हो सकता है ना पढ़ा हो उन्होंने, क्योंकि हमने ये तो व्यक्तिगत अनुभव किया है। जब हम इससे पहले जब हमारा दावा स्वीकृत नहीं हुआ था, जब यहाँ पर डीएम वंदना मैडम थी, उनके पास जब जाते थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने नहीं पढ़ रखा है। जब अधिकारी एक्सेप्ट करता है तो हमने कहा कि मैडम इसमें ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, शुरुआत में सबके साथ जब बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान सवाल भी आते हैं, उनकी तरफ से कई सारे सवाल आते थे। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में उन्होंने खाली हमारे चेहरे देख करके उसको स्वीकृति दे दी। 6 महीने 7 महीने का समय हमें भी लगा उनको बताने में, समझाने में, एक एक लाइन उनको बताने में कि मैडम इसमें ये है। उन्होंने कहा कि इससे फिर ये कैसे, तो आप इसको 3 पीढ़ी सिद्ध करोगे। हमने कहा मैडम इसका ये सबूत ये है, इसके लिए ये दस्तावेज है। फिर आप जैसे एक हमारे यहाँ आया था कि 1932 का हमारा एक कागज हमको मिला। बिंदुकर्ता में पुराने लोग भी हैं, जो कुछ परिवार हैं अभी जो पहले से यहाँ पर जिनको चराई दिन की जाती थी, उन सारी फैमिली में सबके पास गए हम लोग कि कोई चराई की रसीद मिल जाए या कुछ ऐसा हो मिल जाए। उनमें से हमें किसी से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कह दिया, किसी ने कहा हमारे पास है नहीं, किसी ने कहा हमने पहले किसी को दे दिए, पाला जो भी हुआ उनसे कुछ नहीं मिला। लेकिन हमें एक ऐसे ही हमारी तरफ वनाधिकार कार्यकर्ता कोई हैं, उन्होंने कहा यार एक कागज मेरे पास कहीं से आया हुआ है। जब मैं खोजबीन कर रहा था वन विभाग के कागजों में, तो एक बिंदुकर्ता का एक कागज मिला है जिसमें 1932 का एक आदेश है अंग्रेजी शासन का कि तत्काल प्रभाव से जो एक शासनादेश था कि निःशुल्क चारण का आदेश उसमें दिया जाता है कि चराई माफ की जाती है। अब जब हम 3 पीढ़ी देख रहे थे, 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पीढ़ी अथवा 75 साल लिखा हुआ है। अब हमारे सरकार के अधिकारी उसको लाइन को बना के बैठ गए कि नहीं ये तो 75 साल है। विधानसभा में मामला उठा तो हमारे वन मंत्री जी वहां पर जवाब देते हैं कि ऐसा है वो 1932 का कागज है इनके पास, अभी ऐसा है वो 75 साल नहीं हो रहे, 73 ही हो रहे हैं, अभी 2 साल और बात करेंगे। मतलब एक देखो कि अगर एक कागज उसमें 1932 की डेट लिखी है और उधर 2005 से पहले साबित करना है, तो वो 73 तो आप
100 साल बाद में अगर वो 73 ही रहेंगे, उसको खींच के कैसे 2 साल पूरा कर दोगे? तो ये तो इनके कुतर के हैं या इनका जो भी है, कितने सीरियस है ये लोग जनता के प्रति, वो तो इनका वो दिखाई देता है। तो जब हम वंदना मैडम के पास जब इस बात के लिए डिस्कस करते थे, तो ये बात वहां भी आई थी कि आपका ये 75 साल पूरे नहीं होते। तो फिर क्या होता है, फिर हमने उनके सामने अपना पक्ष रखा कि मैडम जब चराई माफ की थी, जब निःशुल्क चारण का आदेश हुआ था, इसका मतलब पहले से चराई जाती रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो उसी साल चराई ली और उसी साल माफ कर दिया। आप उसको कम से कम 5 साल भी मानते हैं तो भी ये 26-27 से तो चराई जाती होगी। तो 5 साल की सरकार ने चराई ली होगी तो लोगों ने कहा होगा कि हमारे को ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, हम ये चराई का शुल्क देने में असमर्थ हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी बात कही होगी, तभी हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम कानून का अध्ययन करते हैं या फिर ज्यादा डीपली उसमें जाकर के जब हम आर्गुमेंट को तर्क वितर्क करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो सॉल्यूशन भी निकल के आते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि मैडम तो कर गई अपना काम, उन्होंने समझा और वो सारी चीजें कर गई, लेकिन वर्तमान में जो इस समय पे जितने भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमारे हैं, वो हमारी ना तो बात सुनने को तैयार है, न उन तर्कों पे किसी को इतना समय है कि वो हमारे साथ बात कर सके। अब सरकार भी बात कर रही है, सीएम साहब का भी जो ये बयान आया है कि हम ये बापूग्राम, बिंदु खत्ता और बका चौवन, रामनगर, इसको सारा इंटीग्रेटेड फॉर्मूला निकाल रहे हैं। हम तो अभी भी सवाल कर रहे हैं, अगर कहीं किसी माध्यम से हमारी उन तक बात पहुंच जाए तो जनता है, हमारा अधिकार है, हमारे लिए कहीं कल के दिन ऐसा ना हो जाए कि इन्होंने फिर वही कह दिया जाते जाते सरकार का लास्ट वैलिडिटी 4-6 महीने बची है, इन्होंने जाते जाते कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा करते हैं तो दोबारा नगर पालिका दे दो। किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई नगर पालिका की घोषणा कर दी, हम उसके बाद फिर जहाँ थे घूम फिर के 10 साल 12 साल के बाद फिर वहीं आके घूम के बैठ जाएंगे। कम से कम जब हमें हमारे अधिकारों की बात अगर देने की बात की जा रही है, हमारे प्रति अगर सरकार इतनी गंभीर है तो हमारा पक्ष भी गंभीरता से सुने। सबसे बड़ा जो इसमें जो विलेन कहते हैं वो है वन विभाग, और जितना हम लोगों ने आज तक परस्यू किया है और अभी तक जो हम इनके साथ लग करके अभी तक जितनी कार्रवाई में हम शामिल हुए हैं, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने, हम सब आज़ादी के बाद के, इसमें कोई भी बुजुर्ग ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहे जो आज कुछ होंगे, आप शायद आजाद 47 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। अंग्रेजी शासन मतलब किसी ने नहीं देखा है। अगर अंग्रेजी शासन कैसा था और अंग्रेज अधिकारी कैसे थे, अगर वे देखना है तो वन विभाग के अधिकारियों को देख लो, वन विभाग की कार्य प्रणाली देख लो। वन विभाग आज भी उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। वन विभाग ये सारी अपनी मिल्कियत समझता है और हमारी सरकार भी उसके आगे घुटने टेक के बैठी है। ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ये कानून लोगों को अभी भी इतना समय हो गया, 4 साल से लगातार, इसीलिए हम ये बार बार ये लोगों के बीच में जाकर के लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे पास जो भी कागजात है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी हमारे से हो सकता है, जितना हमने इसमें अभी तक स्टडी किया है, हम सब कुछ सारी खुली किताब है। ज्यादा लोग समझेंगे तो ज्यादा हमारा ताकत बनेगी, ज्यादा मजबूत तरीके से हम इसको रख पाएंगे। वन अधिनियम वन विभाग का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन विभाग का है, लेकिन वन अधिकार अधिनियम 2006 वन विभाग का अधिनियम नहीं है। ये केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय का अधिनियम है। ये इसीलिए ये कानून के लिए जो नोडल जो मंत्रालय बनाया गया, वो केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय को इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय भी दिमागदार लोग बैठे होंगे जब इसका ड्राफ्ट बना होगा, जब ये कानून बनाया होगा कि इन लोगों के साथ इनको इनके अधिकार दिए जाए। और अब बहुत हो गया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है आड़े आ रहा है। वन अधिनियम इसके कानून इतने पेचीदा है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, लोग कई सालों से इसमें बैठे हुए हैं, इसीलिए तो ये कानून बनाया होगा। तो ये कानून बनाया तो कानून बनाने वालों को ये पता था कि इसमें दादागिरी वन विभाग फिर करेगा, अगर हमने इसी का काम करने के लिए इन्हीं को दे दिया तो कुछ नहीं होगा इसमें। तो उन्होंने वन विभाग की इसमें भूमिका सीमित कर दी। हर समिति में एक प्रतिनिधि वन विभाग का बैठता है। जैसे जो उपखंड स्तरीय समिति होती है, ग्राम सभा जब अपना दावा प्रस्तुत करती है, उपखंड स्तरीय समिति जिसमें एसडीएम अध्यक्ष होते हैं, उसमें वन विभाग का केवल एक अधिकारी एसडीओ होता है एज ए मेंबर, 3 बीडीसी मेंबर होते हैं और उसका नोडल समाज कल्याण सहायक समाज कल्याण अधिकारी होता है। उसके बाद जब डीएलसी होती है, जिले में जब बैठक वो कमेटी बनती है, तो उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है और उसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी उसका नोडल होता है। एक अधिकारी वन विभाग का डीएफओ होता है। और एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर वो 6 लोगों में 3 जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं उसमें, उन 6 लोगों में जब वो किसी दावे के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इस निर्णय में पहुंचते हैं
कि ये दावा स्वीकृत हो जाना चाहिए, और अगर उसमें वन विभाग का डीएफओ अगर आपत्ति जताता है तो बहुमत से उसकी आपत्ति को दरकिनार करके वो दावा स्वीकृत माना जाता है। उसकी अगर बहुमत नहीं है उसकी तरफ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा थोड़ा इन चीजों को समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और जैसे जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, 4, 5, 6 मई वाला जो कार्यक्रम था वो हमने इसीलिए रखा था कि सरकार के अधिकारी आए, सबको आमंत्रित किया था। हमारी जो फाइल में कमी है, हमारे दावे में जो कमी है वो जनता के सामने बताएं। हमारे जो जनप्रतिनिधि बयान देते हैं कि हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो आकर के जनता के बीच में बताएं कि आपका कौन सा प्रयास है। या फिर आप कहते हैं कि ये सारा सब कुछ जितना किया है, मैं अभी तक जो है बिल्कुल करता कि ये जितना भी राजस्व गांव की प्रगति हो रही सब मेरी वजह से हो रही है, तो हम भी तो ये कहते हैं चलो हम आप ही की वजह से इसको मानते हैं, लेकिन कम से कम हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में आप आके बता दें। आप बाहर बयान कुछ और देते हैं, पब्लिक में आते नहीं है। और उसके बाद हम इतने चक्कर काट चुके हैं कि हमारे कम से कम अधिकारियों के साथ क्या होता है कि हम बिल्कुल सामान्य जो दावेदार कह लो या ग्रामीण कह लो, हमारा कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है कि हमारे को देख करके अधिकारी हमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठा ले। ये अलग बात है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई अधिकारी ठीक आ गए या फिर कुछ हमारी बातें जिस तरह से सामने अगर हम उनको कर पाए, तो जितना भी भागा दौड़ी कर रहे हैं हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। हमारे को हमने हमेशा यही कहा कि अगर कोई हमारा लीडरशिप हमारी अगर मजबूत होती है, अगर हमारे साथ हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर बगल में बैठते तो सामने बैठा हुआ आईएएस अधिकारी हमारी बात आधा घंटा, 1 घंटा सुनता, जिस बात को हम काउंटर करते थे उस बात को भी गंभीरता से लेता। उसको मजबूरी में वो अधिनियम भी पढ़ना पड़ता और वो नियम भी पढ़ने पड़ते, और जिन नियमों के आधार पर हमारे दावे स्वीकृत हुए हैं उनको भी वो गंभीरता से लेता। लेकिन हमारे साथ तो सबसे बड़ी कमी है कि जिन्हें हम यहाँ से चुन के भेजते हैं वो चुने जाने के बाद वो केवल अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते। अब चुनाव आने वाले हैं, अब फिर से जो है सारा फिर अपना घेराबंदी शुरू हो गई है, और उनके साथ उनका भी जितना बड़ा हम लोगों को नहीं मानते। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में ये भी प्रकार हमारे भारत की राजनीति इस तरह की हो गई है, होने को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र ही आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे लिए वो बना हुआ है। क्या करोगे जब हमारे बीच के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के एजेंट बन के हमारे बीच में जो है हमारे कोई गालियां बकते हैं, या फिर अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि बोला ये लोग जो है राजनीति करने लगे हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं चाय की चर्चा में। आज मैंने उनको एक सुबह एक वीडियो में मैंने कहा भी है कि आप लोग आइए, अगर हम अपने पक्ष में अगर राजनीति का माहौल बना रहे हैं, चुनाव हमें वोट दो कह करके अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप लोग आइए, वहां बैठ के सुनिए। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमारे लोग जब तक हमारे बीच में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम अपने लोगों को पकड़ करके ये नहीं कहेंगे कि भैया आप राजनीति कर रहे हो तो जहां मर्जी राजनीति करो, जिस पार्टी के साथ करो, जैसे करो, जब चुनाव आते हैं तब किसी को वोट दो, हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए और अपने जमीनी अधिकार के लिए जब सारे लोग सामूहिक रूप से ये कर रहे हैं तो उस समय पर कम से कम अपने गाँव वालों का अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनका विरोध ना करें, उनके लिए गलत बयानी ना करें करके। बाकी यही है, अभी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सभी को सुनना है और आप लोग अपने विचार में रखिएगा। ये इसको इस तरह से हम ना लेकर के कि ये कोई भाषणबाजी की तरह नहीं, ये थोड़ा सा ये तो चलो एक जो मोटा मोटा था मैंने आपको सारा से सारा बता दिया। आप लोगों की तरफ से भी सुझाव आने चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए। हम सब एक ही जैसे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई अलग से हमारे पास कुछ हुआ है। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल के कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से आगे क्या किसमें किया जाए और कुछ भी कोई भी एक सकारात्मक सुझाव आता है तो हो सकता है उसी से हमारा कुछ, अगर हम एक सीढ़ी भी और आगे बढ़ते हैं, पायदान के ऊपर चढ़ते हैं तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बना हुआ है उस क्षेत्र, इस क्षेत्र को उसमें दर्शाया नहीं गया क्योंकि ये जमीन लीज की थी और तेलसिंह से हमने ये लीज की जमीन ली थी, लेकिन उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था 1981 में कि जब बिंदु खाता अतिक्रमण हुआ था तो उन्होंने ये बोला था कि भूमिहीनों ने ये इलाका भी जो है अतिक्रमण कर दिया। तो हमको ये डर हुआ कि शायद उस वजह से इन्होंने ये क्षेत्र छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भाई साहब लोग बोल रहे हैं ये क्षेत्र हमने पूरा ले रखा है। शांतिपुरी का बॉर्डर से लेकर इधर इस बॉर्डर और आगे मेन रोड जो बाईपास वाली रोड है वहाँ तक हमने पूरा लिया हुआ है, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा नहीं है। बाकी
साहब लोग समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग आए और जो कि जिसकी भी जो समस्याएं हैं, जिसकी जो पॉइंट हैं, वो अपने पॉइंटों को यहाँ पर सार्वजनिक करें। धन्यवाद। लोग आ रहे हैं, हर जगह हम ही गए जा रहे हैं। हमें इस तरह के सवाल चाहिए जनता के बीच से, लोगों के बीच से। महावीर जी ने जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब तक बात आप लोगों की तरफ से नहीं निकलेगी या बात अंदर लोगों की भावनाएं क्या हैं, क्या वो चाहते हैं, तो तब तक कोई भी चर्चा सार्थक नहीं होती। हम तो यहाँ आए और हमने कहा आपको कानून का जितना मैंने बताया होगा, मुझे लगता है वो 10-20% रहा होगा, 80% निकल गया होगा। हमारे के साथ भी होता है ऐसा, क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी धाराएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार में नहीं समझ में आती। जब हम उस पर बार बार परसू करेंगे, लगेंगे, जाएंगे। अब मैं आपका जितना मुझे ध्यान है, मैं एक एक करके जल्दी में आपके सवालों का जवाब देते हुए जाता हूँ, ताकि सभी के लिए वो चीजें निकल के आएंगी। पहला तो मैं बार बार, अभी आप उसको व्यक्तिगत ना बंधुसत्ता मांगे राजस्व गाँव, बंधुसत्ता मांगे राजस्व गाँव, बंधुसत्ता मांगे राजस्व गाँव, बंधुसत्ता मांगे राजस्व गाँव। मैं बोलूंगा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैं बोलूंगा, बिंदुसत्ता एकता जिंदाबाद। सब बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंदुसत्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंदुसत्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंदुसत्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धन्यवाद। धन्यवाद।